आज हम सी टेट पेपर 2 CDP 7 जुलाई 2024 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हेलो फ्यूचर टीचर, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। इसी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हमने कल 15 देखे थे। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ये गलत है। सही ऑप्शन है फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन क्यों सही है इसे जानते हैं। जब भी हम बच्चों को बहस यानी कि डिबेट्स, डिस्कशन और कोलैबोरेशन करने को प्रोत्साहित करेंगे तो ये हमेशा सही माना जाता है, पॉजिटिव है बच्चों के लिए। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहीं से इस क्वेश्चन जो कारण है हमें पता चल गया है कि ये गलत है। जो ज्ञान उत्पादन जो होता है वो सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, इसीलिए कारण गलत है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिरूपित व्याख्या प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। सही जवाब है ऑप्शन 4, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, विजुअली इम्पेयरमेंट उस बच्चे को कहते हैं जिसको देखने में परेशानी होती है। दृष्टिबाधित बच्चे किन चीज़ों से बेहतर सीख सकते हैं, तो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र के द्वारा ब्रेल लिपि जो 6 बिंदु होते हैं उभरी हुई, उनसे बेहतर सीखते हैं। ये उन्हीं के लिए बनाई गई है लुई ब्रेल के द्वारा। ग्राफिक सामग्रियों के स्पर्शनीय तरीके से यानी कि टच करके चीज़ों को बेहतर सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्या प्रतिलेखन, कहने का अर्थ ये है कोई वीडियो है उसके साउंड के जरिए बहुत अच्छे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत हासिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। सही जवाब है ऑप्शन 4, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। बाकी विकल्प क्यों गलत है देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, सीखने के दौरान बच्चे का टेस्ट लेते हैं और यहाँ पे लिखा है कक्षा में पहले और बाद में। नहीं, बाद में नहीं करते बल्कि बच्चे के सीखने के दौरान करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ बिल्कुल सही है। अंत में होता है, लास्ट में होता है। जैसे आपके एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम लास्ट में लिए जाते हैं, पर यहाँ पर लिखा है कि गैर लिखित व्यवहार के विस्तृत, इसलिए ये गलत है। मानदंड संदर्भ मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत हासिल करना, ये गलत है। क्राइटेरियन असेसमेंट क्या होते हैं कि इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। जैसे सी टेट में कि सी टेट में अगर आप जनरल में सामान्य में है तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। नॉर्म्स वाला बिल्कुल सही है। नॉर्म्स में क्या होता है, जैसे अभी हाल ही में DSSP के एग्जाम हुए थे तो कट ऑफ जिसकी हाई होगी, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उस कट ऑफ के अंदर वही उसमें सिलेक्टेड बच्चा होगा, यानी कि इसमें बच्चों के बीच कंपैरिजन होता है। क्वेश्चन, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतः क्रिया का परिणाम है। आनुवांशिक और वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना, वृद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, आनुवांशिकता और वातावरण। देखिए कैसे, माता पिता दोनों ही निपुण गायक थे तो ये जेनेटिक्स हेरिडिटी हो गई, और वातावरण एनवायरनमेंट उसे दे दिया गया प्रशिक्षण के द्वारा कक्षा में भेज कर, इसलिए यह फर्स्ट विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना। सही जवाब है ऑप्शन 4, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत दिया था और इन्होंने हाइंज डिलेमास दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। गलत है। कारण, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, यह भी गलत है। सही विकल्प है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों गलत हैं। क्यों, जानते हैं कारण। देखिए, लर्निंग जो होती है कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि एक प्रोसेस होती है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो इसीलिए जो अभिकथन है वो गलत है। लर्निंग की बात की जाए तो वो हिरार्कियल नहीं है, हिरार्की कहना एक गलत है, इसीलिए ये दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। ऑप्शन फर्स्ट, स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है।
श्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। सही जवाब है ऑप्शन 4, श्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 हो सीटेट का, चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा अपने बिहेवियर को बार बार रिपीटेड करता है, उसे अपने दिनचर्या में ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं होते हैं। इसे पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। ये बचपन के बाद इसका पता लगना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम, रट कर सीखना। सही जवाब है ऑप्शन 2, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? जिसमें बच्चे कुछ सीख लेते हैं तो वो एक दूसरे को सिखाने लगते हैं, जैसे पीयर ट्यूटोरिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील अवधि यह समान अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक, उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर 1 में ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया है। जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं तो भाषा सीखने के लिए उनके लिए वो संवेदनशील कारक अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा एक संवेदनशील अवधि में होता है। अगर उसे वो एनवायरमेंट यानी कि वातावरणीय फैक्टर, अच्छा एनवायरमेंट मिल जाए तो वो भाषा जल्दी सीख लेता है, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। सही जवाब है ऑप्शन 3, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा। विच मीन्स जिस बच्चे को लर्निंग डिसलेक्सिया है, हम उसको अगर एक सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे, यानी कि साउंड, जैसे क म ल सिखाने के लिए क साउंड, म साउंड और ला, इस तरह बच्चों को सिखाया जा सकता है बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में जनसंख्या विभिन्न कारण क्या है? भारत की राजधानी क्या है? भारत में कितने राज्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण हैं। देखिए एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है समझिए, जिसका आंसर आप अपनी समझ से, सोच बुद्धि से दें। आपको सोचना पड़े, रिकॉल रटना नहीं पड़े, वहाँ पर आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि भारत के कितने राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। इन सवालों के जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। देखिए फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल है, इन्हें समझ लीजिए ये क्या होता है। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स जैसे मैं अभी आप सबको सीडीपी और सीडीपी के कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपको सीडीपी के कॉन्टेक्स्ट से हटकर मैथ पढ़ाने लगूँ, ईवीएस के कॉन्सेप्ट बताने लगूँ, तो इसे ही बोलते हैं एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दें, नॉन एग्जाम्पल उस कॉन्टेक्स्ट से या उस रिलेटेड टॉपिक से हटकर दूसरे एग्जाम्पल्स देने लगेंगी तो वो नॉन एग्जाम्पल्स कहलाएंगे। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही है। कारण, भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये गलत है। सही विकल्प है ए सही है, लेकिन आर गलत है। देखिए अभिकथन तो सही है। हमारी एशियाई संस्कृति में यही होता है कि बड़ों पर क्रोध मत करो, बड़ों से ऐसा नहीं बोला जाता, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। देखिए कारण क्यों गलत है। भावनाएं सब्जेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन सीखने में कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस है, तो वो सीख सकता है, बेहतर सीख सकता है। बट वो इमोशनली डिस्टर्ब है बच्चा, तो वो कैसे बेहतर सीखेगा? आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। इस क्वेश्चन को आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स समालोचनात्मक चिंतन एक पॉजिटिव है, आप मान लीजिए। ऐसे सवालों से बचना चाहिए, मतलब जब भी अवॉइडेंस आए तो वो नेगेटिव कीवर्ड हुआ। थर्ड में देखिए केवल लिखा है ओनली, वो भी नेगेटिव कीवर्ड में आता है। और जब भी आपको हतोत्साहित मिले
डिस्करेज करना मिले वो भी नेगेटिव कीवर्ड में आता है। तो आप इस तरह से टैग वर्ड का यूज़ करके सीटेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने इन टैग वर्ड्स पर वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षाएं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती हैं। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। मैं विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। देखिए समावेशी कक्षाएं क्या होती है, जहाँ पे सामान्य बच्चा और विशिष्ट बालक साथ में पढ़ते हैं, वह समावेशी कक्षाएं हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि मैं नेक्स्ट पेपर कौन सा सॉल्व करवाऊँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।